नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज। शिवसेना के मंत्री भी लेंगे शपथ। केंद्र में मंत्री पद पर बातचीत जल्द। गुरदासपुर में नेत्र शिविर में ऑपरेशन के बाद 60 मरीजों ने गंवाई रोशनी। उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सुकमा हमले के शहीदों की वर्दी के अपमान की होगी जांच। 15 दिन में आएगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस्तीफा। डाक विभाग का होगा पुनर्गठन। डाकघरों में जल्द शुरू होंगी बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स सेवाएं। पुनर्गठन का कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा असर। और इस्पात कंपनी सेल में सरकार की 5% हिस्सेदारी की बिक्री आज से। शेयर का न्यूनतम मूल्य 83 रुपए तय। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद। और आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। करीब 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें शिवसेना के कोटे से 10 मंत्री बन सकते हैं। गुरुवार को राज्य की बीजेपी सरकार में शिवसेना अपने 12 मंत्रियों के साथ शामिल होने पर सहमत हो गई थी, लेकिन शिवसेना केंद्र में कम से कम 2 मंत्री पद चाहती है। कई दिनों की बातचीत के बाद बनी सहमति के मुताबिक महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में शिवसेना के 12 मंत्री शामिल होंगे। इनमें 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री होंगे। शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना के साथ बीजेपी के भी मंत्री शपथ ले सकते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव है, महानगर पालिका हो या जिला पंचायत हो, उसमें भी इस गठबंधन को हम आगे ले जाएंगे। उसके लिए नए सिरे से एक समन्वय समिति स्थापित होगी और उस चुनाव से पहले उसके सीटों का बंटवारा हम करेंगे। महाराष्ट्र में मसला सुलझने के बाद अब शिवसेना केंद्र में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर बातचीत शुरू करने वाली है। शिवसेना चाहती है कि केंद्र में पार्टी को कम से कम 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद और मिले। फिलहाल शिवसेना की तरफ से अनंत गीते नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनके भारी उद्योग मंत्रालय से पार्टी ज्यादा खुश नहीं है। The center also, whatever will be decided between the party president Uddhavji Thackeray from Shiv Sena and BJP top leadership from Delhi. बीजेपी और शिवसेना में 25 साल पुराना गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले टूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के 30 सांसद गुरुवार को अलग अलग इलाकों में प्रचार करते दिखाई दिए। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन और घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई है, तो आम आदमी पार्टी भी जल्द ही दिल्ली डायलॉग में उठे मुद्दों को सामने रखेगी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गुरुवार को बीजेपी के 30 सांसदों ने प्रचार शुरू किया। बीजेपी के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के सांसद इसमें शामिल हुए। हमारा मकसद ये है कि जैसे जहाँ कहीं बिहार के लोग रहते हैं तो वहाँ पूर्वांचली लोगों का संवाद बहुत अच्छी तरह हो सकता है, तो अपनी संवाद उस तरह से बात करेंगे। जैसे कहीं पंजाबी वोटर रहते हैं तो पंजाब का कोई अगर सांसद जाए तो अपनी बात बहुत अच्छी तरह रख सकता है। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस ने सभी पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, निगम पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सुझाव मांगे। हमारा बुनियादी तौर पर जो हम विकास के काम करते हैं, हमारा जोर उसके ऊपर होता है। आम आदमी पार्टी अपना ध्यान दिल्ली डायलॉग की तीसरी कड़ी पर लगा रही है। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, ट्रैफिक, हेल्थ एंड एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गई हैं। इसका मकसद युवा और नए वोटरों को अपने पाले में करना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में गुरुवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच गांव और गांव वालों को मजबूत करने की है। अमेठी के मुंशीगंज में गुरुवार को इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय के स्थापना दिवस समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सत्ता अपने हाथों में चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की दूसरी सोच, और ये आपको देखना है आपको सोच कौन सी अच्छी लगती है। उनकी सोच है कि वो सब चीज करें, सबकी सब शक्ति उनके हाथ में हो और पूरे हिंदुस्तान को
दिल्ली से चलाया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की तरफ से शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शहीद अर्धसैनिक बलों की वर्दी रायपुर के सरकारी अस्पताल के कचरे में मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने घटना को शर्मनाक बताते हुए रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। रायपुर के भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल परिसर के कचरे में शहीद जवानों की वर्दी मिलने के मामले को छत्तीसगढ़ सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच करके 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। ये दुखद भी है और शर्म का विषय है और इसीलिए मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं। ये मामला उजागर होने के बाद केंद्र ने सख्ती दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने का निर्देश दिया। मैंने तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको मैंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने इस घटना को शर्मसार करने वाला करार दिया है। कांग्रेस ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने वर्दी का अपमान किया है, जवानों का अपमान किया है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि रमन सिंह जी यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं। शहीदों के अपमान के मामले की जांच के लिए सीआरपीएफ ने भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में सुकमा जिले के नक्सली हमले में 2 अधिकारी समेत सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए थे। कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल परिसर के कचरे में इन शहीदों की वर्दी फेंक दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एनजीओ की तरफ से लगाए गए नेत्र शिविर में ऑपरेशन के बाद करीब 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस मामले में एनजीओ और आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इन लोगों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि गुरदासपुर में लगाए गए नेत्र शिविर में किया गया ऑपरेशन हमेशा के लिए उनकी आंखों की रोशनी छीन लेगा और उनकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। अमृतसर में पीड़ितों ने एनजीओ और आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का अमृतसर के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मैं मोतिया उत्ते विखाइया इन्होंने अखा मेरिया काढ़ लिया विचों कैंप लगा ही इन्हें साड़ियां अखा काढ़ लिया गरीब आदमी की करिए ना दीदा कुछ पूरा मार के सूई मेरी तो अख पाड़ दी उस वेले तो मैं ये गल आखी आउंदियां नूं मैं पुत मेरी अखां नहीं जे बणियां। 16 पीड़ित लोगों को अमृतसर के ईएनटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर का पता लगाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन की। हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेंगे, एनजीओ के खिलाफ। ये एनजीओ क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन गुरदासपुर को क्रिमिनल एक्शन के लिए लिखेंगे। करीब 10 दिन पहले गुरदासपुर जिले के घुमन गांव में एक नेत्र शिविर लगाया गया जिसमें लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद कई लोगों को आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। इनमें ज्यादातर लोग गुरदासपुर और अमृतसर के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जल्द ही डाकघरों में बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स सेवाएं शुरू हो सकती हैं। डाक नेटवर्क के विस्तार को लेकर बनी टास्क फोर्स ने डाक विभाग के मातहत 5 कंपनी बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में डाक विभाग की संभावनाओं को निखारने की जरूरत है। उन्होंने भरोसा जताया कि डाक विभाग के पुनर्गठन के दौरान किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। केंद्र सरकार देश में फैले करीब 1,60,000 डाकघरों के नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है। पोस्टल सिस्टम को बेहतर करने पर बनी टास्क फोर्स ने डाक विभाग के तहत बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स समेत 5 सहायक कंपनियां गठित करने की सिफारिश की है। The vast network of postal department must be leveraged to promote innate creativity of unsung, not talked about people who are making a contribution in their own way. डाक विभाग में आम लोगों से बिल जमा करवाने, आवेदन फॉर्मों, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को व्यावसायिक सेवा के तहत पहुंचाने के लिए एक इकाई बनेगा। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, विकास पत्रों जैसे सरकारी उत्पादों को पहुंचाने के लिए एक अलग इकाई बनाने का सुझाव है। From day one as a minister, when I saw the entire operation of the postal department,
I realized that this particular institution of ancient vintage has continued to play a very important role in the future of India. But they need to rediscover themselves. They need to reanalyze themselves. संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भरोसा जताया कि डाक विभाग की पुनर्संरचना के दौरान किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने पोस्ट कार्ड और दूसरी डाक सेवाओं की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से भी इनकार किया। डाक विभाग के पुनर्गठन से गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही 5 साल में 5 लाख से ज्यादा नई नौकरियां उपलब्ध की जा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति के बयान पर राज्यसभा में अवरोध जारी रह सकता है। गुरुवार को गतिरोध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने मंत्री के बयान की निंदा की और विपक्ष से सदन चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। गतिरोध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:19 पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही ऐसी भाषा से बचने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री ने सदन से निरंजन ज्योति की माफी स्वीकार करने की गुजारिश की। मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें, और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा। कि संविधान का सम्मान बनाने के लिए आपको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री को माफी मांगने का मतलब है गुनाह किया, गुनाह के चलते हुए वो हमारे संविधान का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पार्टी के जो लोग बाहर हैं वो रोज, अच्छे दिन की बात छोड़िए, वो रोज ऐसी बात करते हैं कि समाज में तनाव और विग्रह बढ़े। वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस दौरान विपक्षी सदस्य कई बार आसन के बीचों बीच आ गए और भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। Very sad state of affairs. House is adjourned till 2 p.m. Mr. Chairman, sir, I rise to make a statement of Honorable Prime Minister. 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी अवरोध जारी रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले 30 मिनट House is adjourned for 30 minutes. और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा में भी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को लेकर अवरोध बना हुआ है। विपक्ष इस मसले पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहा है। लोकसभा में गुरुवार को विपक्षी दल साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहते थे। इस वजह से प्रश्नकाल नहीं चल पाया। कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इतने शांतिपूर्ण ढंग से विचार रखने के बावजूद भी हमको मौका नहीं मिला, और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आकर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके, यानी अब आप अपने आप को सभी विपक्ष बोल रहे हैं, तो सभी की किसी भी बात को यहाँ से अननोटिस नहीं जाने दिया गया है। आपको जो जिस तरीके के आपने कहा चेयर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ये आपने अनुभव किया होगा। हर उस बात का जवाब यहाँ से मंत्रिमंडल की तरफ से दिया गया है। अवरोध के बावजूद शून्यकाल की कार्यवाही जारी रही, लिहाजा कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेशी दौरे के बारे में राज्यसभा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे के बारे में सदन को जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा के दौरान आसियान और G20 देशों की बैठक में शिरकत की थी। इस दौरान कई अहम समझौतों पर भी सहमति बनी थी। विदेश मंत्री ने बताया कि केंद्र की एनडीए सरकार ने दुनिया के कई देशों के साथ सहयोग को बढ़ाया है। Nepal. Besides participating in the United Nations General Assembly, we were honored by the visit of Australian Prime Minister Tony Abbott and Chinese President Xi Jinping to India in September. राज्यसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच विदेश मंत्री ने अपना बयान पढ़ा। बुधवार को ही उन्हें इस मसले पर राज्यसभा में बयान देना था, लेकिन अवरोध की वजह से उन्होंने बयान नहीं दिया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनता दल परिवार के 6 राजनीतिक दलों के बीच विलय को लेकर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव को इस संभावित विलय की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। जनता परिवार का हिस्सा रहे 6 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गुरुवार को दिल्ली में मुलायम सिंह के घर इकट्ठा हुए। इसमें मुलायम सिंह के अलावा आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार और जनता दल सेकुलर के नेता HD देवेगौड़ा शामिल हुए। INLD से दुष्यंत चौटाला और समाजवादी जनता पार्टी के कमल मोरारका भी इस बैठक में थे। सबको मर्ज करके एक दल बनाना है, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के लिए आज श्री मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया है कि अब सब लोगों से बात करके इसके आगे की जो मोडालिटीज होती है, जो रूपरेखा होता है, उसके बारे में वो चर्चा करके निर्धारित करें। ये एकजुटता दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने और विकल्प पेश करने की कोशिश है। कुनबा बढ़ाने की भी कोशिशें हैं और इसके लिए बीजेपी के विरोधी दलों से संपर्क साधा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर कदम में कदम मिलाकर चलने का सवाल है, लेफ्ट के साथ भी होगा और कई ऐसे दल हैं जो भले ही जनता परिवार के सदस्य नहीं रहे हों, अंग नहीं रहे हों, इसके बाहर हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हम सब की एक कॉमन फीलिंग हो सकती है, वैसे दलों को भी अप्रोच किया जाएगा। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष दलों के एक साथ आने पर संतोष जताया है। बीजेपी को छोड़कर उनके साथ भी जितने दल हैं वो भी उनसे खुश नहीं है और धर्मनिरपेक्ष ताकतें, तो मैं समझता हूं कि सबको एक हो जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने जनता दल की एकजुटता की कवायद को फिजूल करार दिया है। No, but this is Janata Dal's in DNA. What can you help? And what can you do? They come together to get split again. 11 अक्टूबर 1988 को जनता पार्टी, लोकदल और जनमोर्चा के विलय के बाद जनता दल का गठन हुआ था। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल साथ आए थे और 1989 में बीजेपी के सहयोग से केंद्र में सरकार भी बनी थी, लेकिन आंतरिक मतभेद की वजह से यह सरकार 11 महीने में ही गिर गई थी और उसके बाद जनता दल परिवार बिखरता चला गया। विपिन चौहान के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख कुछ और अहम खबरों का। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए न्यूनतम दर 83 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। सरकार को इससे 1700 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और इस बिक्री में खुदरा निवेशकों को बोली मूल्य पर 5% छूट भी दी जाएगी। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद किसी कंपनी में यह पहला विनिवेश होगा। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों की बिक्री से 43,425 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेल में 10.82% हिस्सेदारी बेचने को जुलाई 2012 में मंजूरी दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस समेत कई ट्रेड यूनियन भाग ले रही हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूरों और कर्मचारी देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ट्रेड यूनियनें नए श्रम कानूनों के खिलाफ नाराजगी जता रही हैं, साथ ही बड़े क्षेत्रों में एफडीआई का विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। यूनियनों का मानना है कि केंद्र सरकार बिना उनकी कोई राय लिए कानून बना रही है जो मजदूरों और श्रमिकों के हित में नहीं है। देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-16 का प्रक्षेपण खराब मौसम की वजह से टाल दिया गया। उपग्रह का प्रक्षेपण गुरुवार देर रात फ्रेंच गुयाना के कोडो प्रक्षेपण केंद्र से किया जाना था। अब इसके प्रक्षेपण के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। GSAT-16 इसरो निर्मित अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। इसमें कुल 48 ट्रांसपॉन्डर हैं, जिनमें 24 सामान्य सी बैंड, 12 विस्तारित सी बैंड और 12 KU बैंड शामिल हैं। इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से भारतीय संचार सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता में इजाफा होगा। उपग्रह टेलीविजन प्रसारणों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही आपात संचार सेवा को भी मजबूत बनाएगा। प्रक्षेपण के बाद GSAT-16 अगले 12 साल तक देश को सेवाएं देता रहेगा। GSAT-16 भारतीय संचार उपग्रहों में GSAT श्रृंखला का 11वां उपग्रह है और ये INSAT-3E उपग्रह की जगह लेगा। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के लोगों को आगाह किया है कि आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। संसद में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर होने की अपील की। रूस इन दिनों तेल की गिरती कीमतों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही पड़ोसी देश यूक्रेन की समस्या को लेकर पश्चिमी देशों ने उस पर पाबंदियां भी लगा रखी हैं। रूस में मंदी की आशंका के बीच पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के अधिग्रहण को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पुतिन की निंदा करते हुए कहा था कि वो रूस को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке, полностью подтверждает правильность нашей позиции. रूस के उत्तरी काकेश गणराज्य चेचन्या में गुरुवार को बड़ा हमला हुआ। इस आतंकी हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 6 उग्रवादी भी शामिल हैं। हमला करने वाले कई कारों में सवार होकर आए और उन्होंने राजधानी ग्रोजनी में कई जगह एक साथ हमला किया। बाद में हमलावर एक इमारत में घुस गए। पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर कर आतंकियों को मार गिराया। ग्रोजनी एक सुरक्षित शहर माना जाता है और कई सालों से यहां कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी। लीमा में जारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि धनी देशों को उनके पिछले पापों के लिए दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। भारत ने विकासशील देशों के लिए मुआवजे की बात रखी। विकासशील देशों के इस रुख के बाद लीमा में आम सहमति बनने की कोशिशों को झटका लगा है। लीमा में गुरुवार को भारत विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता नजर आया। भारतीय प्रतिनिधि सुशील कुमार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करके जलवायु को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए उन्हें विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लीमा में भाग लेने से ठीक पहले भारत का ये बयान मायने रखता है। इसके पहले भारत ने कहा था कि वो आम सहमति के पक्ष में है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नजर आनी चाहिए ताकि हम अगले साल पेरिस में होने वाले सम्मेलन की बेहतर नींव रख सकें। भारत अब इस मुद्दे पर सिर्फ बातचीत और वादों से आगे बढ़ना चाहता है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि फिलीपींस और कंबोडिया के बाद भारत पर मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जानकारों का मानना है कि अगर इस रिपोर्ट को भारतीय जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है।
जलवायु परिवर्तन से देश के 2 बड़े तटीय महानगरों मुंबई और कोलकाता को सबसे ज्यादा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल अभी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप में आतंकी हमला हुआ है। उड़ी सेक्टर के इस कैंप में 4 से 5 आतंकियों के घुसे होने की आशंका है और फिलहाल सेना के साथ मुठभेड़ चल रही है। उड़ी के मोहरा में स्थित सेना के कैंप पर सुबह आतंकियों ने हमला किया और सेना ने इसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि 7 बजे के आसपास अचानक आतंकियों ने हमला बोला और 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं, जो अभी खबर मिल रही है, जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं और सेना इसका जवाब दे रही है। रंगभेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करते रहे और 27 साल रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए। नेल्सन मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। उनके योगदान के लिए नोबेल शांति और भारत रत्न समेत कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा नादिरा का जन्मदिन है। नादिरा ने उन दिनों अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की जब आजादी के बाद हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था। 5 दशक के अपने फिल्मी सफर में नादिरा ने कई यादगार भूमिकाएं की। फिल्म आन में एक राजकुमारी और श्री 420 में माया के किरदार में उन्हें खूब पसंद किया गया। श्री 420 में उन पर फिल्माए गए गीत मुड़ मुड़ के न देख के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कई फिल्मों में उनके किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए देखते हैं उनके अदाकारी की कुछ खास झलकियां। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात माने कि मानूं। मैं रोकूंगी, मैं अमीना बाई। अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता। बेहुदा, नालायक, बदमाश, इस देश के लिए मैंने तुझे पाला है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं। क्या कहा? तू मेरी जान लेगी? बहुत भोली हो और जमाना बहुत खराब है। मेरी माँ, तू अपने अब्बा से कह दे तेरी शादी जल्दी करते हैं। बड़ी अम्मी, एक बात बता, ये लैला मजनू, शेरी फरहाद, रोमियो जूलियट, ढोला मारू, इन सब की शादी क्यों नहीं? चुप रहे, ये तेरी समझने की बात नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज। शिवसेना के मंत्री भी लेंगे शपथ। केंद्र में मंत्री पद पर बातचीत जल्द। गुरदासपुर में नेत्र शिविर में ऑपरेशन के बाद 60 मरीजों ने गंवाई रोशनी। उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सुकमा हमले के शहीदों की वर्दी के अपमान की होगी जांच। 15 दिन में आएगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस्तीफा। डाक विभाग का होगा पुनर्गठन। डाकघरों में जल्द शुरू होंगी बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स सेवाएं। पुनर्गठन का कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा असर। और इस्पात कंपनी सेल में सरकार की 5% हिस्सेदारी की बिक्री आज से। शेयर का न्यूनतम मूल्य 83 रुपए तय। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद।